हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच फैनन को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि फ्रेंच फैनन एक ब्लैक थिंकर थे। तो आज के समय ये और भी ज्यादा रेलिवेंट हो जा रहे हैं। जिस तरह से यूएसए के अंदर पूरा एक प्रोटेस्ट चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर। जो जॉर्ज फ्लॉयड को जिस तरह से मार दिया गया, एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने उनको मारा, और उसके बाद लगातार आप देखें किस तरह से व्हाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट में वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और उसमें बड़ी तादाद में व्हाइट भी है। तो अब ये आइडिया व्हाइट्स के अंदर कैसा है कि व्हाइट सुप्रीमेसी या रेसिज्म किस तरह से गलत है। तो उसमें जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें मान सकते हैं फ्रेंच फैनन का है, जिन्होंने ये समझाने की कोशिश की किस तरह से व्हाइट जो होते हैं वो सुप्रीमेसी को वो अपने हेजुमनी की तरह यूज कर सकते हैं, और जो ब्लैक होते हैं वो किस तरह सबॉर्डिनेट हो जाते हैं। वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्लैक की मेंटेलिटी को, एट द सेम टाइम वो बताते हैं कि किस तरह से इससे लड़ा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इनकी लाइफ कैसी है, कहां पे पैदा होते हैं, तो उससे हमको काफी कुछ आइडिया मिल जाए। तो देख लेते हैं फाइनेंस लाइफ। बॉर्न इन फ्रेंच कॉलोनी मार्टिनिके ऑन जुलाई 20 1925। तो 1925 जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद के एरा है, वहां पे पैदा होते हैं। और क्योंकि एक फ्रेंच कॉलोनी के अंदर पैदा होते हैं तो हमेशा कॉलोनाइजेशन जो है उसके अगेंस्ट में रहते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखते भी हैं उससे। तो फ्रेंच फादर्स वाज कैसमीर फैनन, वाज अ कस्टम इंस्पेक्टर। तो ये कोई गरीब नहीं थे, एक अच्छी खासी फैमिली से थे। हिज मदर एलन मैटजी ओन्ड अ हार्डवेयर स्टोर इन मार्टिनिकी, वहां पे ही। मेंबर ऑफ द सोशल स्टेटम स्ट्राइव फॉर एसिमिलेशन विथ व्हाइट फ्रेंच कल्चर। तो अब इन जो अमीर लोग होते थे, जो मिडिल क्लास, जो इंडिया में भी होता था कि जो अमीर जो सरकारी नौकरी में होते थे या जो बड़े बिजनेसमैन होते थे, वो एसिमिलेट करना चाहते थे अपने आप को व्हाइट के साथ। हम ब्रिटिशर्स को करना चाहते थे, वो फ्रेंच कॉलोनी था तो फ्रेंच लोगों के साथ वो मिलना चाहते थे, और दोनों ही व्हाइट सुप्रीमेसी बिलीव करते थे। फैनन लेफ्ट द कॉलोनी इन 1943। 43 में छोड़ देते हैं कॉलोनी। फाइट विद द फ्री फ्रेंच फोर्सेस इन द वेनिंग डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर में जो चले जाते हैं और फ्रेंच फोर्सेस के साथ लड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। और वहां से ही फिर इनकी जो लाइफ है बाहर की, जो इनका थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, तो वो देखते हैं किस तरह से आगे डेवलप होती है। सो ही स्टेड इन फ्रांस टू स्टडी साइकेट्री एंड मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी। तो मेडिसिन भी पढ़ते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, और साइकेट्री में भी इनका तो साइको, इसीलिए पूरा जो अप्रोच है बहुत साइकोलॉजिकल भी है कि किस तरह से कौन क्या सोचता है, जो व्हाइट क्या सोच रहे हैं, या ब्लैक की जो मेंटेलिटी ऐसी क्यों है, उसको भी सोचने की कोशिश करते हैं। या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ब्लैक्स में क्या है, वो जो हम कहते हैं कि व्हाइट सुप्रीमेसी, इंडिया में भी हम कई बार देखते हैं। इट वॉज हियर ही बिगेन टू एक्सप्लोर मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट एंड एग्जिस्टेंशियल आइडिया। तो उस समय 1925 1917 में रसिया के अंदर रेवोल्यूशन हो चुका था। आपने देखा इटली में ग्रामसी आ चुके थे, और इस तरह के तमाम सारे जो पूरा जो लेफ्ट मूवमेंट था यूरोप में वो बहुत ज्यादा चरम पे था। तो एट द पीक पे जब होगा तो यहाँ पे इनको समझ में आता है कि मार्क्सिज्म किस तरह से इंटरप्रेट करता है। और हमने देखा है मार्क्सिज्म किस तरह से स्लेवरी और फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इस तरह की चीजों से ये काफी एग्री करते हैं, क्योंकि यूजुअली ज्यादातर ब्लैक्स जो है स्लेव की तरह ट्रीट किए गए हैं। ऑल्दो ये तो ठीक करके थे, लेकिन फिर भी ब्लैक्स के साथ रेसिज्म तो होता ही थे। इकोनॉमिक स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेसिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा फर्क इकोनॉमिक स्टेटस से नहीं पड़ता। इवन पैट्रियार्की जिस तरह से काम करती है उसमें इकोनॉमिक स्टेटस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से ये अट्रैक्ट हुए मार्क्सिज्म की तरफ। वर्किंग इन फ्रेंच हॉस्पिटल में काम करते हैं। realized he could not continue to aid French effort to put down the decolonization movement that commanded his political loyalties, and he resigned his position at हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों थे, तो हॉस्पिटल में सर्व करना पड़ता है। लेकिन इनको एक समय में लगता है कि नहीं, अगर हम फ्री चाहते हैं, कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, तो फ्रेंच गवर्नमेंट को एक तरफ सर्व करे और उसी के अगेंस्ट में लड़े, ये मुश्किल है, तो रिजाइन कर देते हैं। और अंत में एक बीमारी के तहत 1961 में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये काफी इन्फ्लुएंस होते हैं अलग अलग चीजों से, अलग अलग जो पहले तो मार्क्सिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, ये थोड़ा सा इनका इंक्लिनेशन जो होता है वो ह्यूमनिज्म की तरफ आ जाता है, और गांधी या इस तरह के लोगों से भी इंस्पायर होते हैं। ऑल दो गांधी भी इनसे, या जो इंडियन मूवमेंट था
वो भी इनको जानता था कि किस तरह से ब्लैक आइडिया को लेके ये काम कर रहे थे। तो अब हम इनके आइडियाज को देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अफ्रीकन फेनोमेनोलॉजी। जो इनका आइडिया है कि अफ्रीकन फेनोमेनोलॉजी, फैनन सेड सो, तो जैसे हमने बताया, फैनन dissect in all his major works the racist and colonizing project with white European culture। ये बोले व्हाइट जो है वो कैसे इतने कम नंबर्स में आके हम पे डोमिनेट कर लेते हैं। उसमें कहते हैं कि ये यूरोपियन कल्चर जो कल्चरल सुप्रीमेसी दिखाते हैं, जिसको ग्रामसी बोल रहे थे कि कल्चरल हेजेमनी। तो ये हेजेमनी जो है उसकी वजह से हम खुद भले ज्यादा नंबर्स में हो, लेकिन उनकी जो सत्ता है या उनकी जो सुपीरियरिटी है, वी एक्सेप्ट इट, कि हम खुद इसको मान लेते हैं। फैनन डायग्नोज द साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ नेग्रिफिकेशन। तो क्योंकि ब्लैक्स को निग्रो भी कहते हैं, नेग्रिफिकेशन जो है उसको साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्लैक। चाहे वो स्लेव बन रहे थे, एक व्हाइट मैन जो है वो कई 100 लोगों को, स्लेव्स को मार रहा है, लेकिन वो रिवोल्ट नहीं कर पा रहे। तो लेकिन ये नेग्रिफिकेशन कैसे काम करता है, और वायलेंस के थ्रू, और इसी को कहते हैं कि किस तरह से वो ट्रॉमेटाइज कर देता है, कि वो ट्रॉमेटाइज होते हैं, वो रिवोल्ट नहीं कर पाते। जिस तरह से होता है कि अगर किसी जानवर को या किसी को भी डरा दिया जाए तो भले वो बड़ा हो, लेकिन वो रिवोल्ट नहीं कर पाता। तो इन सब चीजों को नेग्रिफिकेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कहते हैं इन्होंने जो आइडिया दिया, फर्स्ट, नेग्रिफिकेशन प्रमोट्स नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर ब्लैक एंड अफ्रीका। तो नेग्रिफिकेशन में ये मानते थे, जो निग्रो थे, जो ब्लैक है, वो क्या मानते हैं, वो ये मान रहे हैं कि हम कमजोर हैं, या कमजोर तो नहीं, या हम इंफीरियर ही हैं। जो भी कुछ व्हाइट दे रहे हैं, जो फ्रेंच दे रहे हैं, या व्हाइट जिसको भी हम देखें, और जिसको वो अपना जस्टिफाई, व्हाइट जो है वो तो व्हाइट्समैन बर्डन की तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम इनको सिखा रहे हैं, ये लोग तो स्लेव है, स्लेव क्या, ये तो इनह्यूमन टाइप के लोग हैं, ये तो एनिमल की तरह, हम इनको सभ्य बना रहे हैं। और यही चीज एक्सेप्ट कर ले रहे हैं जो ब्लैक है। ब्लैक को भी लग रहा है कि ये दे आर सुपीरियर, व्हाइट जो है वो हमसे सुपीरियर है। और सेम चीज अगर इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरा देखें, वहां भी एक समय तक यही चलता रहा कि ये लोग सुपीरियर हैं। और आज के समय में भी अगर देखें तो बहुत सी चीजों को बहुत से लोग मानते हैं कि अमेरिका, यूरोप में कुछ हुआ है तो वो बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा, और वो सुपीरियरिटी जो हेजेमनी है वो इसी तरह से मेंटेन की जाती है। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो सेकंड, इट नॉर्मलाइज एटीट्यूड्स ऑफ डिजायर एंड डिबेसमेंट टुवर्ड्स यूरोप, व्हाइट पीपल एंड व्हाइट कल्चर इन जनरल। अब कह रहे हैं कि एक बार आपने मान लिया तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपको लगता है कि दे आर सुपीरियर, वो सुपीरियर है, वो जो बोलेंगे। और ये चीजें कह सकते हैं कि अगर इनका जो आइडिया आता है ये मार्क्सिज्म की अंडरस्टैंडिंग से आता है, और यही सेम चीज आप कहीं भी अप्लाई कर ले रहे हैं, चाहे वो जेंडर के कोरिलेशन की बात हो, चाहे किसी रेस की सुपीरियरिटी की बात हो, ये एक समय में नॉर्मलाइज हो जाता है। उनको लगता है कि ये रेस तो हमसे सुपीरियर है। यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक की बात है, इंडिया में भी अगर देखें तो इसी तरह से अलग अलग रेस, अलग अलग समय में अलग अलग रेसेस ने भी किया है। एंड फाइनली इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ सच एन all encompassing way of being in the world that no other alternative appears to be possible। अब इनको लगता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करते हैं, इसी में मैक्सिमम जितना पा सकते हैं। तो जैसे इंडिया में था कि ब्रिटिशर्स की नौकरी करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के जैसा रख सकते हैं, अल्टीमेटली तो वही रूल करेंगे। और इसी तरह से ये मान लेते हैं जो ब्लैक थे, उनको लगा कि अल्टीमेटली तो यही रूल करेंगे, हम जितना मैक्सिमम पा सकते हैं वो करना चाहिए, उससे ज्यादा हमारे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो ये कैपेबिलिटी ना होने की इनको लगता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो फ्रेंच थी उस लैंग्वेज को सुपीरियर मान ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच में लिटरेचर ज्यादा था। तो इसी तरह से अपने कल्चर को इंफीरियर और दूसरे के कल्चर को सुपीरियर, और वो बता नहीं पाना कि हमारे कल्चर में क्या अच्छी चीजें हैं, ये इसी आइडिया को इन्होंने कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्ट किया, जानने की कोशिश की। Fanon argues that the black man or woman can sake of the psychological colonization that racist phenomenology imposes। तो बोले कि ये जो है वो तोड़ सकते हैं, ब्लैक मैन जो है और व्हाइट जो ब्लैक मैन है या वुमेन है, ये लोग सेक ऑफ कर सकते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशन। अब वो कैसे होगा ये बताने की कोशिश करते हैं। तो इनका आइडिया है डीकोलोनाइजेशन थ्योरी। तो डीकोलोनाइज करना पड़ेगा
फिर से इन्होंने जिस तरह से फ्रेंच ने या जितने भी यूरोपियन पावर थी उस समय, अलग अलग फ्रेंच थे, डच थे या ब्रिटिशर्स थे अलग अलग जगह पे, लेकिन यूजुअली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है वो फ्रेंच का डोमिनेशन था। अगर लैटिन अमेरिका में चले जाए तो स्पेनिश लोगों का था, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए तो ब्रिटिश का ज्यादा था। तो अब क्योंकि इंडिया में भी फ्रेंच थे लेकिन बहुत छोटे से, मतलब पौंडीचेरी और उधर की तरफ जो साउथ इंडिया उस तरफ एरिया में ही, या बंगाल में एक छोटा सा चंदन नगर जैसी जगह पे, छोटी जगह पे वहां पे सीमित थे। लेकिन ब्रिटिशर्स हमारे ज्यादा थे। यहाँ पे अफ्रीका में ज्यादातर कंट्रीज में, और जब इनका बंटवारा हुआ तो आप देखेंगे अफ्रीकन मैप कभी देखते हैं तो अफ्रीका के अंदर अलग अलग कॉलोनीज जो ब्रिटिशर भी पहुंचे और दूसरे जो है, उन्होंने क्या किया, बांटने के लिए अफ्रीका के मैप पे लाइन खींच के उसी तरह से बांट लिया। इसीलिए आप देखेंगे कि उसमें कोई कल्चरल वो सब चीजों को ध्यान नहीं दिया गया, और बहुत स्ट्रेट लाइन से मैप में, अगर आप अफ्रीका का मैप देखते हैं तो बहुत स्ट्रेट लाइन से देश बटे हुए। तो वो ऐसा नहीं कि अफ्रीकन लोगों ने बांटे, वो उनकी जो कॉलोनियल रूलर थे वो आके बांट गए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आधे लोग उधर चले जाए आधे लोग इधर चले जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने लाइन खींच दी और स्क्वायर टाइप का बांट दिया। तो फैनन फर्स्ट हैंड अकाउंट to how to Algerian people mobilize themselves into voluntary uh, uh, revolutionary fighting force and repelled the French colony। ये इसको सोचने लगे कि रेवोल्यूशनरी आइडिया कैसे आएगा। यहाँ पे इन्होंने जो आइडिया शुरू, और यहाँ से ये क्योंकि मार्क्सिज्म से काफी इंस्पायर थे और वायलेंस को भी यूज करने की बात करते हैं। फैनन थिंक्स वायलेंस मस्ट प्ले इन डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल। इनका आइडिया था कि बिना वायलेंस के ये नहीं हट सकता, क्योंकि स्ट्रगल जो होगी वो वायलेंस के थ्रू होगी। अब ये कह रहे क्यों वायलेंस करना जरूरी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो कॉलोनाइज करते समय भी हमारे ऊपर वायलेंस किया है, और उस वायलेंस को अगर वायलेंस से जवाब नहीं देंगे तो हम डीकोलोनाइज नहीं हो सकते और पूरी तरह से कह सकते हैं फ्री नहीं हो सकते। फैनन कन्वर्सिंग विथ एडवाइजिंग हिज फेलो थर्ड वर्ल्ड रेवोल्यूशनरी, और कहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड रेवोल्यूशनरी, तो इनका जो आइडिया थर्ड वर्ल्ड का है वो हम आपको बताएंगे कि ये भी थर्ड वर्ल्ड कहते हैं कि जो यूरोपियन नहीं है और अमेरिकन नहीं है। जो एक तो सोवियत यूनियन में चले गए थे कुछ लोग, तो सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड बन गया, उसके आसपास के जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव कर रहे थे, और जो लिबरल ग्रुप था यूरोप और अमेरिका वो फर्स्ट वर्ल्ड कहलाए। तो रेस्ट ऑफ द इंडिया हो, लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, ये सारे कंट्रीज क्या गए थर्ड वर्ल्ड, और ये सारे थर्ड वर्ल्ड रेवोल्यूशनरीज के लिए बताते हैं कि किस तरह से हमको रेवोल्यूशन लाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, his argument is not that decolonizing natives are justified in using violent means to affect their end। ये कह रहा है कि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उसको जस्टिफाई करते हैं। क्यों? concerning violence is that violence is a fundamental element of colonization। की colonization जो हुआ है वो भी क्या है, फंडामेंटल, वो भी वायलेंस के थ्रू ही हुआ है। तो कॉलोनाइजेशन जो हुआ, उपनिवेशवाद जो हुआ, वो वायलेंस के थ्रू हुआ। तो डीकॉलोनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको भी ऑपरेशंस को या जो शोषण है उससे हटाने के लिए वायलेंस करना पड़ेगा। फाइनेंस कंसिस्ट एग्जिस्टेंस कमिटमेंट टू चूज वंस कैरेक्टर थ्रू वंस एक्शन, कि जैसा आपका एक्शन होगा वैसे ही आपका कैरेक्टर होगा, और जैसा कैरेक्टर होगा वैसे ही एक्शन होंगे। ये जो है सात्र या इस तरह के उस समय जो बड़े थिंकर आए थे उन्होंने बताया, और आज के समय हमने बताया जिस तरह से अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां भी काफी हद तक आप इस चीज को देख सकते हैं, वो भी काफी वायलेंट है। वहां भी क्या क्या हो रहा है कि वहां पे सभी लोग कह सकते हैं कि तो अमेरिका के भी अगर आप प्लेकार्ड देख रहे हैं तो वहां पे भी क्या हो रहा है, लगातार वो कह रहे हैं कि नो पीस विदाउट जस्टिस, या नो जस्टिस नो पीस जैसे। तो वो वायलेंस को कह रहे हैं कि मोरालिटी में नहीं फंसना है, क्योंकि स्टेट जो है या जो भी पावरफुल है, जो उस समय कॉलोनाइजर थे, वो बोले कि वो खुद तो वायलेंस करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन जब हम वायलेंस करते हैं तो वो काउंटर कर देते हैं कि आप वायलेंट हो गए। तो सेम चीज को अगर अमेरिकन प्रोटेस्ट में भी देखें तो वो आज के समय, और आपने बहुत फेमस एक पोस्टर है उसमें लिखा है कि वी आर नॉट अवर एंसेस्टर्स, वी विल फक यू अप। इस तरह की चीजें लिखी है कि हम अपने पुराने एंसेस्टर की तरह नहीं है कि आपको कुछ भी करने देंगे, हमको मार दिया, हमको कुछ भी कर दिया। क्योंकि अमेरिका में एक समय तो ब्लैक हुआ करते थे और अफ्रीका से भी ब्लैक है, और उनको पूरा खत्म करके आज बहुत कम संख्या में बचे हैं। या ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसी तरह से जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे उनको मार दिया गया, लेकिन वहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोई आइडियोलॉजिकली समझदार व्यक्ति नहीं मिल पाया, या सभी के अंदर ये था कि हम तो इंफीरियर हैं, ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए
अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट है, कह सकते हैं कि आज के समय फ्रेंच फैनन के आइडिया को आगे बढ़ाने वाला प्रोटेस्ट है। तो अब देख लेते हैं तो इन्फ्लुएंसेस ऑन फाइनेंस थॉट, कि फैनन का जो थॉट है, जो आइडिया है, उस पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है। फैनन वॉज द फिलोसफी ऑफ नेग्रिट्यूड, जो हमने बताया, नीग्रो जो ब्लैक है उनके एटीट्यूड के ऊपर नेग्रोट्यूड उन्होंने टर्म दिया, टू विच ही इंट्रोड्यूस बाय द एमिक सीजर। तो एमिक सीजर का इनके प्रभाव पड़ता है। हिज स्टडी इन फ्रांस ऑफ हेगल, मार्क्स, हसल, फ्रॉम दीज सोर्सेज ही डेवलप द व्यू ऑफ डायलेक्टिक। ये डायलेक्टिक है कि किस तरह से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, या जो द्वंद्व की तरह से आप देख सकते हैं कि मार्क्स का आइडिया है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास होगा वो पावरफुल हो जाता है अपने आप। तो कौन, व्हाइट्स के पास ज्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमको ब्लैक्स को लेने पड़ेंगे। इस तरह के आइडियाज जो है इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। तो फ्रांस में पढ़ने का ये फायदा होता है इनको। ही ऑल्सो फाउंड सात्र एग्जिस्टेंस। सात्र हमने बताया कि एक बड़े फिलोसफर थे, और आप अगर जानते हैं सिमोन द बुआ का नाम सुना है, वो इनकी गर्लफ्रेंड थी। तो सिमोन द बुआ जिन्होंने लिखी द सेकंड सेक्स, वो बहुत फेमस बुक है, और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसमें भी सिमोन द बुआ का बहुत बड़ा नाम है। तो सात्र भी इस तरह से बहुत बड़े फिलोसफर थे, और उस समय पूरे एग्जिस्टेंशलिज्म को ही चैलेंज कर रहे थे, क्यों एग्जिस्टेंस है। तो उनका भी इस पे बहुत असर पड़ता है फैनन पे, और इसकी वजह से ही थोड़ा सा डायलेमा कि एक तरफ मार्क्स का आइडिया, एक दूसरी तरफ सात्र का आइडिया, तो दो पोल्स को लेके ही चल रहा है। तो एक तरफ वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं कि पूरी तरह से वायलेंस जस्टिफाई है, अगर हमारे ऊपर एट्रोसिटी हो रही है तो रिटेलिएशन में हम भी एट्रोसिटी कर सकते हैं, और विदाउट वायलेंस जो है सिस्टम है वो आपको कुछ भी नहीं देगा। वो आपको फील तो कराएगा कि हाँ कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको अल्टीमेटली पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंकना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि व्हाइट्स ही आपको कुछ राइट्स दे देंगे, ये नहीं होगा जब तक आप पूरी तरह से डीकोलोनाइज नहीं होता। या जो भी सिस्टम है, अगर हम जनरल टर्म में देखें कि जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम अगर आपको राइट्स देता होता तो अब तक दे चुका होता। इट मीन्स कि उस सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, उस सिस्टम में सुधार की गुंजाइश नहीं, उसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा इस तरह। लेकिन बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर के बाद अगर देखें तो ये बहुत ह्यूमनिस्टिक भी हो जाते हैं। Sartre heartfelt and radical commitment to decolonization suggests that Fanon had quite an influence on. तो सात्र भी पूरी तरह से कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट में थे, ऑल्दो खुद फ्रांसीसी थे, फ्रेंच हैं सात्र, लेकिन जो बड़े फिलोसफर हैं वो अपनी किसी कंट्री के नेशनलिज्म या कंट्री की बाउंड्री में नहीं फंसते, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए दे रहे। तो इन्होंने भी माना कि हमारा जो फ्रांस है वो कॉलोनाइज कर रहा है, और कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट में ही वो बात करते हैं, और उसका असर फैनन पे ही पड़ता है, क्योंकि सात्र जो थे उस समय के बड़े फिलोसफर थे, और फैनन उनसे सीख भी रहे थे, और फ्रांस में ये काफी दिनों तक रहे। तो उस समय की जितने भी इंटेलेक्चुअल चीजें होती थी, सात्र को बिना डिस्कस किए नहीं हो पाती थी। तो अभी हमने देखा कि उनके ऊपर, फैनन के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा था, और फैनन का प्रभाव जो है, इन्फ्लुएंस बाय फैनन कौन हुए। फैनन्स डे द टर्म थर्ड वर्ल्ड did not have the meaning it has today। तो थर्ड वर्ल्ड जो उन्होंने नारा दिया था, या कह सकते हैं इनका जो टर्म था, वो आज के समय तो बदल गया है कि आइडियोलॉजी पे हम ना मान के सीधे सीधे उसको डेवलपमेंट या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। लेकिन उस समय जो था वो आइडियोलॉजी की दो वर्ड है, एक तो सुपर पावर जो है कैपिटलिस्ट तरीके से है, दूसरा सोशलिस्ट आइडिया में, और तीसरा जो अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग थे, वो ये लोग थे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के। In the leftist critique of neoliberalism offered by activist Noam Chomsky, Naomi Klein। तो नॉम चॉम्स्की, नॉमी क्लेन, ये जो लोग हैं इन्होंने काफी, तो नॉम चॉम्स्की अमेरिकन प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े लिंग्विस्ट भी हैं, और कह सकते हैं कि और क्रिटिक भी है अमेरिकन हेजुमनी के, और उनकी बहुत सी बुक है, हु रूल्स द वर्ल्ड, हु रूल द अमेरिका, इस तरह के पेपर हैं, और वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं अभी भी लगातार। अगर आप देखेंगे नॉम चॉम्स्की, आप कभी जामिया की तरफ जाएं, वहां नॉम चॉम्स्की रोड है, और नॉम चॉम्स्की अभी भी एक्टिव रहते हैं। और जब इंडिया में जब पूरा जेएनयू और कन्हैया इशू हो रहा था, उस समय भी उन्होंने लिखा इस तरह की चीजों फासिस्ट आइडिया है। और
अमेरिका को भी लगातार फासिस्ट, जब वो अफगानिस्तान में इंटरवीन करते हैं, इराक में इंटरवीन करते हैं, सद्दाम हुसैन को मारते हैं, उस समय भी कहते हैं कि ये फासिस्ट तरीका है, अपनी गवर्नमेंट को लगातार क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और इनका भी अप्रोच, नोम चॉम्स्की का भी अप्रोच इंटरनेशनलिज्म का है कि पूरी दुनिया को एक तरह से, एक कोई किसी पे हेजुमनाइज ना करे। वो हाँ, उनकी प्रॉब्लम है, उनको डील करने दीजिए, उनको डील करने में हेल्प कीजिए, ना कि पावरफुली या फोर्सफुली उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही, जो कॉलोनियल माइंडसेट है, ऑल्दो आज के समय डायरेक्टली कोई कॉलोनियल नहीं बना सकता, कॉलोनी अपना नहीं बना सकता, लेकिन न्यू कॉलोनिज्म का हमने पढ़ा भी है कि न्यू कॉलोनिज्म किस तरह से आता है। और जो एंड्रिया गुटर फ्रैंक है या दूसरे लोग भी हैं, कि आज के समय जब किया जाता, तो दूसरे कंट्री किस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिया नेपाल का के रिलेशन में अगर आप देखें तो इंडिया बड़े भाई की भूमिका निभाता है, लेकिन उल्टा हो गया, बीच चाइना इस तरह से इंटरफेयर कर रहा है, या पाकिस्तान में, या अमेरिका लगातार अफगानिस्तान। तो ये जो कोशिश हो रही है, इसमें प्रॉब्लम है। और इसके बाद देखें दो, एडवर्ड साइड आप सब लोग जानते होंगे, इनकी जो बहुत फेमस बुक है ओरिएंटलिज्म, गायत्री स्पिवाक, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रेंच फैनन की राइटिंग से, इनके आइडियाज से, कंस्ट्रक्ट एनालिसिस ऑफ कॉलोनियल सेल्फ। तो क्योंकि ओरिएंटलिज्म जो है, कि हुआ क्या कि जो भी बुक्स लिखी जा रही है वो यूरोपियन अप्रोच से लिखी जा रही है, और बाकी सभी चीजों को, वो ओरिएंटल चीजों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखी जाएगी, या इंडियन पूरा जो मूवमेंट है कि ब्रिटिश एरा लिखा गया, तो ब्रिटिश एरा में देखेंगे वो जब उनकी तरफ से लिखा गया, तो क्या हो रहा है कि यूरोपियन आइडियाज है। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया में पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, वुमेन राइट नहीं था, दलित राइट नहीं था, बिल्कुल बर्बाद कंट्री थे, कोई इंडस्ट्री या कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं थी, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, और हमने ये चीजें दी। और साथ ही बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा था इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि हम जितना टैक्स कलेक्ट करते तो ज्यादा खर्च करते। तो इस तरह के अप्रोच से लिखा गया। लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, तो ऑल्दो हाँ ये चीजें दी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके लिए कितना एक्सप्लॉइट किया गया, जबरदस्ती लोगों से करवाया गया, तो ये एक्सप्लॉइटेशन भी लगातार कॉलोनाइज जो है इसका। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डिपेंड ऑन द मेडिसिन डिवीजन ऑफ फैनन प्रेजेंट डिलेमस। तो इनकी जो अलग अलग बुक्स है, उससे काफी, जो आप देख सकते हैं बड़े बड़े नोम चॉम्स्की जैसे थिंकर, एडवर्ड साइड जैसे थिंकर, ये लोग काफी इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो आगे देखते हैं। तो जैसे मैं बता चुका हूं कि थिंकर्स अराउंड द ग्लोब हैव बीन प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय फैनन्स वर्क ऑन एंटी ब्लैक रेसिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन थ्योरी। तो डीकोलोनाइजेशन की थ्योरी, तो आज के समय डीकोलोनाइजेशन हो चुका है, ऑल्दो न्यू कॉलोनिज्म आ चुका है, लेकिन एंटी ब्लैक जो रेसिज्म है, वो दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में अभी भी है, इंडिया में भी है, ऑल्दो हम व्हाइट की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन ब्लैक के साथ यूजुअली बहुत से लोग घर नहीं देते, या आसपास बैठने नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अमेरिका में भी ज्यादातर, जो हमने बताया कि लगभग कि अगर आप क्राइम रेट देखें, अगर इस पूरे अमेरिकन प्रोटेस्ट को देखें, तो वहां पे रिकॉर्ड है कि 13% जो ब्लैक पॉपुलेशन है, जब वो जेल के अंदर अगर आप देखेंगे, तो व्हाइट पॉपुलेशन जो कि रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, उससे 2.5 गुना ज्यादा ब्लैक जो है जेलों के अंदर है। तो ये मानना कि वो बहुत ज्यादा क्राइम करते हैं, और ये हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो होती है या जो सिस्टम होता है वो एंटी ब्लैक है, तो उनके ऊपर एक्शन बहुत जल्दी होता है, इसलिए उनको, और जिस तरह से उनको ट्रीट किया था, अभी आज के समय अगर आप देख रहे हो तमाम सारे वीडियोस और भी आ रहे हैं, वो तो जॉर्ज फ्लॉयड का जो वीडियो है वो तो है ही, कि किस तरह से उनको सफोकेट करके मारा गया, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरह से उनको अरेस्ट किया जाता है, विदाउट आर्म है तो भी ब्रूटली अरेस्ट किया जाता है, बिना मतलब के मार दिया जाता है, इस तरह की चीजें रेसिज्म है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं एयरपोर्ट्स पे या दूसरी जगह पे लगातार जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वहां भी रेसिज्म फेस करना पड़ता है। तो इसकी वजह से इनके पूरी दुनिया में इनके जो फॉलोअर्स हैं वो है। ब्राजीलियन थ्योरिस्ट क्रिटिकली पेडागोजी प्लूरो फेयर एंगेज फैनन इन डायलॉग ऑफ पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। तो ब्राजील के अंदर पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड की, ऑप्रेस्ड की जो पढ़ने का तरीका, किस तरह से ऑप्रेस्ड के माइंडसेट को पढ़ें, तो इन्होंने एक बुक ही लिख दी, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। केनियन ऑथर डीकोलोनाइजेशन एक्टिविस्ट नोगोइवा थियोंग्स आल्सो ड्रॉस आइडियाज फैनन, इसमें लेस डैमेज करके 2 बुक लिखी। तो ये सारे जो नए रिसर्च हो रहे हैं, या किस तरह से कि ब्लैक्स को, उनके आइडियाज को, या उनकी जो समझदारी है, या उनके स्ट्रगल को किस तरह समझा जाए, ये यूरोपियन माइंडसेट से नहीं हो सकता।
इनको ब्लैक की तरह से, इसीलिए पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड या इस तरह की चीजें लिखी गई। अब देख लेते हैं आगे। तो इसके बाद एक्जिस्टेंस फिनोलॉजिस्ट लुइस आर Gordon works to articulate the new humanism that Fanon identified as a goal of decolonize anti-racist philosophy। तो डीकोलोनाइज तो फैनन करना चाहते हैं, लेकिन वो जो सिस्टम बनेगा वो किस पे बेस्ड हो, ह्यूमनिज्म में। ऐसा नहीं कि एंटी वाइट हो जाए, अब वाइट्स के साथ ऑपरेशन हो, उसको वायलेंस तब तक यूज करना है जब तक आपको डीकोलोनाइज होना है, लेकिन उसके बाद अगर आपकी कंट्री में वाइट रहते हैं या कहीं आप मिलते हो तो वाइट्स के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे जो आपने फेस किया है। तो डीकोलोनाइज एंटी रेसिस्ट फिलोसफी जो है बहुत पॉपुलर होती है। और फेमिनिस्ट थ्योरीज, बेल हुक्स one of those who notes the absence of attention to gender in Fanon's work, nonetheless acknowledged the power of his vision of rested decolonized subject and the possibility of love that his vision nurtures। तो जैसा उन्होंने लव के डायरेक्टली तो वुमेन के बारे में नहीं बताते, लेकिन ये कह रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमैनिटी के प्रति इनका जो है कि जब आप खुद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो बाद में किसी को एक्सप्लॉइट ना करें। तो ये जो लव है तो वो वुमेन के लिए भी आएगा, क्योंकि पेट्रियार्कल जो सिस्टम होता है तो भले वो ब्लैक व्हाइट पेट्रियार्की हो और साथ ही साथ ब्लैक पेट्रियार्की भी होती है। इंडिया में जैसे हम बोलते हैं दलित पेट्रियार्की भी होती है कि दलित खुद अप्रेस्ड है, लेकिन वो भी अप्रेस्ड, जो माइनॉरिटी है वो भी अप्रेस्ड होती है, कई बार वो भी कह सकते हैं कि वो अपने जो एक दूसरा जेंडर है, यूजुअली फीमेल जेंडर, उसको अप्रेस करती है। तो ये कह रहे हैं कि ये उसके लव के एंगल से उसको समझ सकते हैं, डायरेक्टली तो उन्होंने फेमिनिज्म पे कुछ नहीं बोला। His daughter Muriel Fanon had foundation of French Fanon and follows in her father's footsteps with her work on question of international law and human rights, supporting the rights of migrants। तो माइग्रेंट्स के राइट्स को लेके, क्योंकि यूरोप में एक बड़ी संख्या में ब्लैक माइग्रेंट गए हैं, तो उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर भी होता है, कई बार उनके ह्यूमन राइट्स को नहीं देखा था। और दुनिया के हर कोने में, हम तो यहाँ तक कि आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी, वो हम गोरे कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन यहाँ भी कुछ हद तक उनको रेसिज्म फेस करना पड़ता है। और उस रेसिज्म के अगेंस्ट भी हमारे पास लॉ तो है, लेकिन क्योंकि हमारी पुलिस भी उसी तरह से हो सकती है, रेसिस्ट हो, या सिस्टम हो सकता है, तो बहुत ज्यादा अभी तक किसी के ऊपर मैंने केस का नहीं सुना कि रेसिज्म के बेसिस पे किसी के ऊपर केस हुआ हो, अरेस्ट हुआ हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में कोई रेसिज्म नहीं। ऑल्दो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनके ऊपर जब रेसिज्म का कुछ हुआ तो काफी केसेस आए और अरेस्ट भी किया गया, लेकिन ब्लैक रेसिज्म के अगेंस्ट में अभी तक इंडिया में उस तरह से बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखता। तो हमें भी इससे निकलने की जरूरत है, रेसिज्म से। और अब देख लेते हैं कि इनका इवेल्युएशन कर देते हैं। जैसा हमने देखा कि सभी थिंकर्स का हम इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो इनका भी इवेल्युएशन जरूरी है। तो देख लेते हैं मूल्यांकन। फैनन परसीव्ड कोलोनिज्म एज अ फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, कि जो उपनिवेशवाद है एक तरह से प्रभुत्व है, whose necessary goal for success was the reordering the world of native people, कि नेटिव पीपल उनका जो वर्ल्ड है, उनकी जो दुनिया है उसको चेंज करके। और इंडिया में भी अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो किस तरह से जबरदस्ती उन्होंने नील की खेती कराई या कुछ चीजें हम वो चाहते नहीं थे हम, लेकिन फिर भी वो उस तरह से करा रहे थे। तो ये रीऑर्गेनाइज करने की तरीका। ही सॉ वायलेंस एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलोनिज्म, बोले कोलोनिज्म जो होता है वो वायलेंस पे ही बेस्ड है। आइदर वो डायरेक्टली वायलेंस होगा और इनडायरेक्ट वायलेंस होगा कि आपके पास इतनी टैक्सेस बढ़ा दिए, तो एक तरह से टैक्सेस का बढ़ाना वो भी एक तरह से वायलेंस है। या अगर कोई बीमार है या भुखमरी है, अकाल है, उस समय फैसिलिटीज ना पहुंचाना वो भी एक तरह का वायलेंस है। जैसे आज के समय अगर हम देखें तो हमारी भी गवर्नमेंट्स जो है, चाहे वो स्टेट हो सेंटर हो, क्या कर रही है, जो गरीबों को खाना नहीं पहुंचा पा रही, जिन मजदूरों को घर जाना पड़ा, तो वो भी एक वायलेंस है कि अगर उसमें मरा है कोई व्यक्ति, कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई बस स्टैंड में, कोई ट्रेन से कट के, ये सारा जो वायलेंस माना जाता है अगर फैनन के अकॉर्डिंग है, तो ये वायलेंस जो स्टेट मशीनरी या ऑपरेटर्स ये वायलेंस कर रही है, क्योंकि ये फैसिलिटीज पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इस देश पे उनका भी हक है। तो उस देश पे उनका हक है, तो इतनी छोटी सी चीजों को अगर आप पहुंचा देंगे उनके पास तक, तो वो उनका राइट्स फुलफिल होगा। लेकिन ये नहीं हो रहा है, चाहे हमारे देश हो, चाहे ऑल्दो डेवलप कंट्री वहां तो मिल रही है, लेकिन हमारे कंट्रीज में जो अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है और लैटिन अमेरिकन कंट्री, यहां भी ये बड़ी प्रॉब्लम है।
For Fanon, the rise of corruption, ethnic division, racism, and economic dependence on former colonial state resulted from the mediocrity of Africa's elite leadership class. तो obviously mediocrity आ जाती है कि जो इतना वायलेंस हुआ, करप्शन हुआ, इन सब चीजों के लिए हमारा जो अफ्रीकन एलिट है, या इंडिया में भी देख रहे हैं कि हम हमारे यहाँ इतने बड़े साइंटिस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा चीजें क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि एक समय के अंदर हमारे यहाँ मीडियोक्रेसी आ गई कि हम बहुत अच्छा कुछ नहीं कर सकते, इसमें ही जो कर रहे हैं उतना ही अच्छा कर लेते हैं, जैसे कि कुछ अच्छी नौकरी पा लेते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े पेंटर, बहुत बड़ी चीजें पिछले कई सालों से नहीं हो रहा, क्योंकि कॉलोनियल रूल के बाद हम ये समझ ही नहीं पाए कि हम इससे बेटर कुछ कर पाते हैं। तो यहाँ पे अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और अपना ध्यान रखिए आप लोग।